सो व्हाट वाज योर अप्रोच? जैसे आपने खुद भी नोट्स बनाए, तो स्कीम्स के लिए आपका प्राइम अप्रोच क्या था कि यार ये कर लेता हूँ तो इससे मुझे स्कीम्स की कोई टेंशन नहीं है? जी सर। बहुत कॉमन चीज होती है कि आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, तो इंटरव्यूअर ने आपको किस तरह के सवाल पूछे, कि एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें पूछी या फिर सिर्फ आपको आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे? जी सर। दैट यू शुड गाइड द एस्पिरेंट्स के व्हाट आर द थिंग्स दैट दे मस्ट डू जी सर। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दे मस्ट अवॉइड, जी बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। So hello everyone, welcome to EduTaps. So guys, recently as we know that the NABARD examination result is out. So guys, it gives me a great pleasure to welcome Mr. Himanshu, who has recently cleared the NABARD grade examination. So congratulations Himanshu. Thanks again sir. और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही होगा कि has the feeling sinked in now, because I think it will be a tough journey. सर I'll be honest, नहीं अभी तक नहीं सर। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही है, लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहा हूँ, शॉपिंग हो रही है, और मतलब आई वुड से नहीं अभी तो आई फील ट्रेनिंग में जाकर हो सकता है कि सिंक इन हो जाए। जी सर। बट आई वुड वांटेड टू नो हिमांशु कि आपकी जर्नी कैसे रही, दैट हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड व्हाट वाज योर बैकग्राउंड? श्योर सर। सर बेसिकली मैंने 2018 में अपने इकोनॉमिक्स में यूजी किया है, पोस्ट दैट मैंने इकोनॉमिक्स में पीजी किया। तो उसके बाद एक हमेशा से मेरा एक्सपोजर रहा है एग्रीकल्चर में। बेसिकली आई वाज बोर्न इन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, लेकिन आई वाज ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। तो सर उसके बाद ऐसा हमेशा मैंने देखा है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो हमारी स्पेंडिंग वगैरह काफ़ी होती है यहाँ। लाइक यू जस्ट लाइक दैट आप 500 रुपये स्पेंड कर देते हैं, 1000 कर देते हैं छोटी मोटी चीज़ों में। पर जब आप किसी गाँव में जाइए, किसी में ये अपनी जर्नी बता रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, रख रहा हूँ, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप करके भी देखिए। तो जब आप किसी पिछड़े गांव में जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कि एग्रीकल्चरल लेबरर जब 47 डिग्री की धूप हो रही है, जिसमें हम लोग अपने एसी से बाहर निकलने से डरते हैं कि भाई रुक जाते हैं, शाम को चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे, तब वो लोग काम करते हैं और उसके लिए बेरली उनको 100-150 रुपये मिलते हैं। तो जो उनकी कंडीशन थी, इसने मुझे आई वॉज मूव्ड बाय इट हमेशा, तो मैं उसमें कुछ करना चाहता था। तो 2020 में अपनी पीजी कंप्लीट करने के बाद जब ये नोटिफिकेशन आया, मैंने वर्क प्रोफाइल पढ़ी, जो प्रोफाइल पढ़ी इसकी, तो मुझे उससे यही समझ आया कि ये मुझे एक चांस देगा, अथॉरिटी देगा उन लोगों के लिए कुछ करने का, जिनके लिए मैं हमेशा से कुछ करना चाहता था। तो बस उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई। 2021 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, पर वक्त कुछ कम था, कुछ 1-1.5-2 महीने का ही वक्त था, और बिल्कुल नया नया था, नॉन एग्री बैकग्राउंड था, तो मेंस रह गया मेरा 2 मार्क्स से। तो उसके बाद ऐसा था कि फिर पर उसके साथ कुछ चीज़ें भी थी, कुछ फैमिलियल रीजंस थे, जिसकी वजह से आई अप्लाइड फॉर सेबी एंड थैंक्स टू एडुटैप कि बिना किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के, बिना किसी मैनेजमेंट बैकग्राउंड के, मात्र 40 दिन में आई वॉज एबल टू लाइक राइट मेंस। वो भी खैर रह गया 2-3 नंबर से, आप लक कह सकते हैं या समय की कमी या मेरी कमी भी कह सकते हैं रही हो। हाँ, पर उसके बाद मेरा था कि नाबार्ड देना है मुझे फिर से, तो भाई इस बार तरीके से इसमें भी ऐसा हुआ कि मेरा वो थॉट ये था कि 3 महीने अच्छे से आई स्टार्ट अगेन, पर पहले महीने में मुझे टाइफाइड हो गया। तो आई वॉज इन बेड फॉर फॉर मोर देन अ मंथ। तो अभी भी 2 महीने मिले मुझे इस बार भी, पर आई वॉज श्योर कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड थैंक्स टू यू सर, थैंक्स टू एडुटैप एंड 1-2 इंस्टीट्यूट्स और जिनका कोचिंग मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया, और थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू माई एल्डर्स, उनकी ब्लेसिंग्स, जिसकी वजह से आई एम हियर, आई एम एबल टू क्लियर द एग्जाम। हम in front of you sir. So first of all thank you, and I think जो आपकी जर्नी जब मैंने सुनी है, it's really an inspirational journey that how you got inspired, because many students generally got inspired from the notification, that is के work profile से बहुत बच्चे inspired होते हैं, but आपका जो core है, जी sir, that when you look at the workers you thought that let me push myself to do this examination. So Himanshu, as you were discussing about that you are not from agriculture background, you have done the masters and bachelors in economics, so then what was the thing, मतलब एक तो आपको इस चीज ने पुश किया, वर्क प्रोफाइल ने पुश किया, what was the main thing is if I talk about the hindrance in the examination, because you go to SEBI also, so what was the main difference जो आपको पुश कर रहा था कि यही नाबार्ड पे वापस भी आना है, और दूसरा पॉइंट है कि ऐसा सबसे बड़ा कॉज जो आपको लगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नाबार्ड में सबसे डराती भी थी? जी सर, मैं ये रखना चाहूँगा। इनफैक्ट ये जो चीज़ मुझे डराती है, मतलब पहले तो मैं इसमें कि इंटरेस्ट डेवलप होने की चीज़ तो एक आपका एग्री एक्सपोजर, एक ही वाली चीज़ है।
दूसरा सर, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट है तो पीजी में आई हैड अ कोर्स कॉल्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो उसमें आपको पता चलता है कि हमारे 86% फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल हैं, तो और बचा हुआ जितना भी लैंड है वो आपके बड़े लार्ज फार्मर्स के पास है। तो काफ़ी बुरी सिचुएशन है हमारे देश के फार्मर्स। तो एक तो ये चीज़ थी जिसके लिए मैं हमेशा काम करना चाहता था। और दूसरा सर, अब ऑब्स्टेकल की बात कर लेते हैं, बीइंग फ्रॉम नॉन यूपीएससी वो नॉन एग्री बैकग्राउंड। तो सर जब मन तो था, विल भी था और हिम्मत भी थी करने की, पर जब सामने आया ना कि एग्रीकल्चर, भाई ये कैसे किया जाए, मतलब इसमें क्या करें, कभी बचपन से देखा नहीं है, 12th तक साइंस पढ़ी है, फिर यूजी पीजी में इको पढ़ी है, तो बड़ी घबराहट हुई। तो शुरुआत तो मेरी ऐसे थी कि नहीं पता था, लाइक आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था एडुटैप के बारे में उस वक्त 2021 के नोटिफिकेशन के बाद। उसमें तो कम ही वक्त होता है प्रीलिम्स में, पर धीरे धीरे मैं बुक स्टोर्स गया, मैंने पूछा यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनली कौन सी बुक्स हैं, तो मुझे 2 बुक्स मिली, नेमराज सुंदर, अरुण कात्यायनन। तो काफ़ी अच्छी बुक्स थी, मतलब मुझे अपना थोड़ा सा उसमें फाउंडेशन बिल्ड कर में हेल्प मिली उनसे। और फिर जैसे जैसे प्री पास आया तो यूट्यूब पर सर्च बढ़ी, इस तरह से कहाँ क्या करते हैं भाई, क्लियर तो करना है। अब जो आपने सेल शुरू कर दी है तो किनारे तक तो पहुँचना है। तो फिर यूट्यूब पे आपके सेशंस मिले सर, मैराथन सेशंस मिले जो 6 घंटे में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करवा रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स करा रहे हैं, ESI करा रहे हैं, ARD स्टैटिक करवा रहे हैं। तो उसमें तो मैंने प्रीलिम्स में सर पूरे के पूरे मैराथन सेशंस आपके और 1-2 अनुज जिंदल के भी मैंने लिए थे, क्योंकि जितना था कि भाई जितना ज़्यादा कंज्यूम हो सके वो कीजिए और आगे बढ़िए। तो फिर उसके बाद ऐसा था कि मेरे पास कोर्स नहीं था एडुटैप का, टू बी ऑनेस्ट, मेरे दोस्त के पास था। एंड आई विल बी लाइक आई एम सैड उस चीज़ को लेकर कि उसका नहीं हुआ। ही इज़ अ रियली डिजर्विंग कैंडिडेट एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर ही इज़ देयर एट NBSC। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेंस था, तो मेंस में मुझे आपके मॉडल क्वेश्चंस मिले, मॉडल आंसर्स मिले, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा लगता है। क्योंकि ये मैं बात रखना चाहूँगा कि जो एडुटैप ने मेहनत करके वक्त लगा के अपना कोर्स बनाया है, तो जो इनके मॉडल क्वेश्चंस हैं, मॉडल आंसर्स हैं, तो एक तो काफ़ी प्रिसाइज हैं, काफ़ी हेल्प मिलती है उनको पढ़ के। आपको आंसर राइटिंग आपको डेवलप करनी पड़ती है बेसिकली। तो जब तक आंसर राइटिंग डेवलप नहीं होगा आपका मेंस नहीं होगा। वो बात अलग है, लास्ट ईयर वक्त कम था, थोड़ी मैं फिर उससे कहूँगा कि मेरी कमी हो सकती है कि नहीं हो पाया, पर मेंस में आई यूज्ड एडुटैप का मटेरियल। फिर उसके बाद ऐसा था कि अब मेरा इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में, मैं काम करना चाहता हूँ, पर उम्र बढ़ रही है, फैमिलियल रीजंस भी, आपको नौकरी चाहिए। तो आई क्वालिफाइड SSB उसका एयरफोर्स का, पर आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट उसमें। तो फिर तब पता चला था कि सेवी का नोटिफिकेशन आने वाला है। पर अगेन फिर वही वाली चीज़ आ जाती है कि भाई कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा है, कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, कभी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, तो ये कैसे किया जाए। तो फिर हम फिर घूम फिर के कहाँ गए, चलिए भैया एडुटैप पर चलते हैं। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ नाउ इन सेबी, प्रशांत, Okay. तो उनके पास कोर्स था, ठीक है। तो ही मेड इनटू इट, तो मैंने उनसे लिया वो। और कुछ 40 दिन थे मेरे पास प्री और मेंस के मिलाकर, भाई 12 घंटे 2x पर वीडियोस चलाकर, दीवारों पर नोट्स चिपकाकर, प्रिंट करके पूरा कंपनी लो। और लाइक जितना मुझसे हो सकता था, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, आंखों में डार्क सर्कल्स आ रहे, नींद नहीं आ रही, दिन में 4 कॉफ़ी, 5 कॉफ़ी, 6 कॉफ़ी पी रहा हूँ। पर हाँ, मतलब जितना मुझसे हो सका किया मैंने, तो उसमें सेटिस्फैक्शन था। तो पर फिर भी किस्मत कह सकते हैं, फिर से वो रह गया 2 मार्क्स से। पर इस बार था कि नाबार्ड करना है, तो फिर इस बार था कि और बेहतर तरीके से करते हैं जैसे मैंने रखा, पर उसमें फिर से किस्मत आ गई, टाइफाइड हो गया, 1 महीना फिर बेड पर था, पर फिर से शुरू किया प्री के लिए। तो इस बार ऐसा था कि भाई जितना हो सके, जितना रिवीजन हो सके। और इस बार एडुटैप ने भी थोड़ी चीज़ें बढ़िया कर दी थी, मतलब बढ़िया नहीं कहूँगा, पर बेहतर कर दी थी पहले से, जो थी लाइक RBI और नाबार्ड के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो एडुटैप लेकर आया स्कीम टैप का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो भाई लाइक मेरा ग्रुप था 5 से 8 बच्चों का, तो हम रोज़ एडुटैप का स्कीम टैप्स उठाते थे कि भैया जून उठा लेते हैं, आज हमें स्कीम टैप्स करना है पूरा। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप कितने ही समझदार हो, पर कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ती हैं, और स्कीम्स उसी में से एक है। भैया आपसे पूछ रहा है अटल पेंशन योजना की एज बताइए, जीवन ज्योति बीमा योजना की एज बताइए, उसमें कितना प्रीमियम होता है, आपको कितना भरना होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रीमियम बताइए।
तो ये आप कितने ही समझदार भैया PhD स्कॉलर भी हो, पर फिर भी आपको रटना पड़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपका सोर्स क्या है और आप कितना रेलेवेंट मटेरियल अगेन रट रहे हैं। क्योंकि आप कबाड़ रट लीजिए, जब आपका हो जाएंगे 1000-2000 पन्ने तो आप भूल जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको तो वहाँ इधर क्रैम करके जाना है और उसको उधर प्रोड्यूस करना है। तो उसमें मैं कहूँगा हाँ भाई, अगर मेरा गवर्नमेंट स्कीम्स हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ एडुटैप की वजह से। और भी हैं, पर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भाई राम कहानी लिख देते हैं पूरी कि ये स्कीम ये बाबा आदम के ज़माने में आई थी, फिर इसमें ये हुआ। ये इतना रेलेवेंट नहीं होता। अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो भूल जाएंगे, क्योंकि आपको एक लिमिटेड कंटेंट कंज्यूम करना है और उसको रिवाइज इतनी बार करना है कि भाई आप सोते हुए आपसे लाइक गुरकीरत सर से मैं पूछ रहा हूँ, सर को तो याद होगा कि सर मुझे बता दीजिए अटल पेंशन योजना में क्या है, तो सर सोते हुए बता देंगे। तो आपको इतना प्रोफिशिएंट होना है स्कीम्स में। हिमांशु, एज यू आर डिस्कसिंग कि आपने इतना कुछ किया, एंड वन थिंग दैट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर मी इज बिकॉज देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स हु विल जनरली फील के नाबार्ड के वर्क प्रोफाइल को देख के बहुत लोग इंस्पायर्ड होते हैं, बट यू जनरली गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम लुकिंग एट द एग्रीकल्चर फार्मर्स दैट यू हैव सीन इन फ्रंट ऑफ यू। इसके अलावा एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, इस चीज ने तो आपको मोटिवेट, it is motivating, it is a very important motivating factor, but the second point is because still as you are talking about you are from non agri background, yes sir. so then how you thought about नाबार्ड? एक तो एग्री फार्मर्स हो गया जी सर, और दूसरा नाबार्ड, मतलब किस तरह कनेक्ट बनाया आपने दोनों में? सर इसका जो एक बड़ा कनेक्ट बैठता है वो बैठता है मेरा इको का बैकग्राउंड। ओके, क्योंकि नाबार्ड का एग्रीकल्चर इज देयर, पर जो उसमें रूरल डेवलपमेंट पार्ट है, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पार्ट है, तो मेरा तो इंडियन इकोनॉमी मैंने यूजी में भी पढ़ा है, पीजी में भी पढ़ा है। उसमें बुक्स है, उमा कपिला है, मिश्रा एंड पुरी है। दीज आर द बुक्स यू स्टडी फॉर योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, द सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी। तो वो मेरा अच्छा रहा है, मतलब आई गॉट गुड मार्क्स इन माय यूजी, तो वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो मेरे मोटिवेशन में एग्रीकल्चर फार्मर्स को तो आई वुड से कि वो सेकंड पर आएगा। पहले आपको देखना है कि आपको एक लाइवलीहुड चाहिए, उसमें आप अपना इंटरेस्ट परस्यू कर पाए, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके पेरेंट्स एज कर रहे हैं, आपको उनका भी ध्यान रखना है, आपको आगे और चीज़ें भी संभालनी है, आपको अपने आगे अपनी लाइफ भी कंटिन्यू करनी है। इसमें वही वाली चीज़ कि एक एग्ज़ाम या एक जॉब आपकी लाइफ का पार्ट है, वो पूरी लाइफ नहीं है। तो आपको पूरा ऐसे 10 साल प्रिपरेशन में भी नहीं निकाल देने हैं। तो उसमें जो निकल कर आया नोटिफिकेशन के साथ कि पहला तो यही है कि मेरा इकोनॉमिक्स है, दूसरा देखते हैं कि एग्रीकल्चर है, फिर वर्क प्रोफाइल देखते हैं। तो वर्क प्रोफाइल मोटिवेट करता है कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना है, और इको मोटिवेट करता है कि भाई मेरा सिलेबस है, आधा मैंने पढ़ा हुआ है। तीसरा फिर आ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक अच्छी जॉब होगी, तो ये 3 चीज़ें बन जाती हैं। अब इसके बाद चौथा आता है एक जो लिंक चाहिए, जो बीच में टूटा हुआ है, वो नॉन एग्री और एग्री वाली चीज़। तो वहाँ पर एडुटैप ने वो जो लिंक बना दिया, तो मैं इसको सेल कर पाया, मैं आगे बढ़ पाया एग्रीकल्चर वाली चीज़ में। तो दैट्स हाउ सर। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर बेसिकली फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, बिकॉज जनरली वी यूज्ड टू हैव दिस फियर कि नाबार्ड है तो इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैं यही कहूंगा कि जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं, आप एग्रीकल्चर को फेयर मत मानिए। जब आप इस काबिल हैं, आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं ग्रेड A का एग्जाम देना, तो आप इतने काबिल हैं, सब मैं मानता हूँ कि आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और जब आपको एक अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, आपको एक प्रिसाइज मटेरियल मिल जाए कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, तो ये डूएबल है। और डूएबल भी आई वुड से कि 1 महीना आप तसल्ली से लगा के दो, कुछ 16-17 टॉपिक्स कह लीजिए, आप उनको 16-17 चैप्टर्स कह लीजिए, वो आते हैं एग्रीकल्चर के। तो आप लगा के, अब इसमें कहते हैं 2 महीने की, मतलब 3 घंटे पढ़िए रोज, 4 घंटे पढ़िए। मैं आपको कहता हूँ भाई, अगर आप नॉन वर्किंग हो, आप रोज 12 घंटे पढ़िए, आपसे हो पाता है। 12 नहीं तो 10 घंटे पढ़िए, बिल्कुल। आप 1 महीना लगा कर दीजिए, आपका एग्रीकल्चर होगा। एंड दिस इज आई एम सेइंग, और ये यूट्यूब पर आने वाला है। तो ये मैं आपको लाइक सब मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी चीज़, अगर बंदा कहता है कि मेरा नहीं हुआ तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। पर उसके लिए आपको करना है कि आपको 12 घंटे 1 महीना एग्रीकल्चर पढ़ना है, एक अच्छे सोर्स से। अब ऐसे नहीं कि रैंडम कोई किताब उठा ली या रैंडम किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लिया। उसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ का मटेरियल अच्छा है। तो आपका 1 महीने में हो जाएगा। और 1 महीने अगर आप एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कर पाते हैं और आपका इकोनॉमिक सोशल इश्यूज है,
तो दिक्कत क्या बची? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आपने बहुत ज्यादा जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बड़ा मोटिवेशन दे दिया कि विद इन 1 मंथ ही इज सीइंग कि विद इन 1 मंथ सर हो जाएगा बड़े आराम से। कम में हो जाता है सर। मैं तो 1 महीना ज्यादा दे रहा हूँ कि आप उसको रिवाइज भी कर पाए। आप 20 दिन में कर सकते हैं अगर आपका विल है। मतलब कोई भी चीज़ है, एडुटैप बैठा है, आप पूरा दिन लगे हुए हैं, मैराथन सेशन चला रहे हैं 6 घंटे के 7 घंटे के, मेहनत हो रही है पूरी, PIB को आपने छाप दिया है अपने मंथली में, स्कीम्स पर आप काम कर रहे हैं, पर इन द एंड जो बंदा फॉर्म भर रहा है ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना कितना एफर्ट डालता है। एडुटैप तो आप 12 घंटे की जगह 18 घंटे भी गुरकीरत सर ऑनलाइन बैठ जाए तो कोई फायदा नहीं है। वो तो आपके ऊपर। अब मैंने तो कहा है कि एक जनरल रखा है कि आप बड़े आराम से प्यार से करेंगे तो आपका 1 महीने में एग्री हो जाएगा। जी जी। और अगर थोड़ा खींच कर लेंगे तो 20 दिन भी काफी है। जैसे हिमांशु आपने अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि एग्रीकल्चर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें सारा कुछ हर जगह से नहीं पढ़ना है, कंसाइज मटेरियल से पढ़ना है, ठीक है। सो हाउ द कोर्स एंड आई विल से व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू फेल्ट कि अगर आप इस पे स्टिक कर जाते हो तो माई एग्रीकल्चर जो आपका अपलोड 1 महीने में हो जाता है वो फियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज अ फियर एंड आई कैन रिलेट इट विद माई सेल्फ ऑल्सो बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम एन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। तो ये एक फियर इट इज ऑलवेज देयर इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि ARD है 40 मार्क्स का और उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन स्टैटिक से आते हैं तो नहीं होगा। तो हाउ यू केम ओवर दिस फियर कि किस तरह आपने इसको फोकस किया? सर एक तो मैं कहना चाहूंगा एक अटेम्प्ट लग गया। पर दूसरी चीज, अब मैं बैठा हूँ अपना एक अटेम्प्ट देने के बाद आपको ना लगे, मतलब आने वाले कैंडिडेट्स को, तो पहली बात तो जैसे मैंने अपनी शुरू की थी, मैंने नेमराज सुंदर और अरुण कात्यायन से पढ़ा, तो मेरा जो आप MCQ पार्ट कह सकते हैं वो थोड़ा डेवलप हो गया जी। पर एक कॉन्फिडेंस होता है मतलब किसी सब्जेक्ट को लेकर या टॉपिक को लेकर कि सर गुरकीरत सर मैं पक्का हूँ इसमें, अब पूछ लीजिए कुछ भी। तो वो बात तो नहीं बनी। तो शायद ये वजह हो सकती है कि आई वॉज नॉट एबल टू आंसर या और स्कोर वेल अपने लास्ट ईयर में। पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब दोस्तों के पास, सबके पास किसी का कोई कोचिंग मटेरियल था, किसी के पास कोई कोचिंग मटेरियल था, इसमें तो यही मेरा कंक्लूजन निकला कि मुझे हमेशा से ज़्यादा पढ़ने की आदत है। मतलब कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, अपना कंसेप्ट बिल्ड कर लेता हूँ, मतलब मैं 100 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तो फिर गुरकीरत सर मुझसे 10 पूछे तो मैं आंसर कर पाऊंगा। अगर मैं पढ़ूंगा ये 10 या तो वो फिर मैं 10 रट लिया है मैंने। जब मैंने 100 पढ़े हैं तो मैंने अपना कंसेप्ट बिल्ड करा है। तो कुछ लोग कहते हैं आपको मार्केट में मिल जाएगा या कहीं पर कि एडुटैप वालों को तो भाई बड़ा बल्कि मटेरियल है, समरी शीट्स कर लो, पर ये तो महाभारत है, 40 पेज का एक चैप्टर है, 80 पेज का एक चैप्टर है। भाई मैंने आपको 1 महीने का टाइम दिया, आप जब आप अपीयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, खुद को एलिजिबल समझते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, तो आप 100 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है दिन में, पहली बात तो ये। और दूसरा जो मेरा था, मेरी प्रिपरेशन थी, उसमें एडुटैप मेरा कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए पूरी हेल्प करी है। मतलब मैंने उसको पढ़ा, 2 बार पढ़ा पूरे उसमें, मतलब एडुटैप का कि 1 बार पढ़ लिया और 2 बार रिवाइज करा मतलब। और जब इसमें मतलब मैं जैसे कि मैं हूँ सर के साथ हूँ, इसमें सर ने मुझे पहले ही कहा है कि आपको जो पसंद आए, हमारा आपके ये कोई पेड इंटरव्यू तो है नहीं। और दूसरा सर ने कहा है कि आपको जिसका भी जिस भी कोचिंग का नाम लेना है लीजिए, सारी मतलब कोई इशू नहीं है। तो मैं ऑनेस्टली रखना चाहूँगा कि बच्चों के पास एक ऑनेस्ट ओपिनियन जाए। तो मैंने वहाँ से पढ़ा, अपना क्या कहते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग करी, जिससे मतलब सर के साथ साथ में ARD के सेशंस चलते रहते हैं यूट्यूब के, कि 5 MCQ हो रहे हैं, 10 MCQ एक दिन में, 5-5 MCQ का डे वाला प्रोग्राम है। तो उसके बाद जो मेरा लास्ट रिवीजन था वो क्लैरिटी से था, उनके थोड़े कंसाइज नोट्स हैं, मतलब बहुत जिसको कहते हैं ना कि बच्चे ने खुद से समरी बनाई हो, मतलब खैर मैं बच्चे ने नहीं बनाई, वो सर ने बड़ी मेहनत से बनाई है, पर वो काफी और प्रिसाइज हो जाता है। पर उसका ड्रॉबैक क्या है कि वो आपको कंसेप्ट नहीं बिल्ड कर सकते आप उसमें, समझ रहे हैं? जी। तो अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है तो आपको एडुटैप से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आप उसमें से मुझे ये मेरी खामी है कि मुझे नोट्स बनाने की आदत नहीं रही है, तो यही मैंने एडुटैप के नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ पढ़ा। तो अब वक्त भी कम होता है सर। तो उसके बाद जो मेरा रिवीजन था, लाइक लास्ट रिवीजन जिसको कहते हैं ना एग्जाम से 5 दिन पहले, तो वो मैंने क्लैरिटी से कर लिया, क्योंकि उसमें वही सब था जो एडुटैप में था। बिल्कुल। पर कुछ उसमें से जो जिसको कहते हैं ना नोट्स बना लिए गए हैं, तो वो वाली चीज उसमें थी सर। तो अगर आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है शुरू से, अगर आपका नॉन एग्री बैकग्राउंड है, आप उठाइए एडुटैप को, तसल्ली से कीजिए। आपको नोट्स बनाने की आदत है तो आप और अच्छे नोट्स बनाइए। किसी और दूसरे कोचिंग की जाने के बाद या 2 खरीदने के बाद, तो मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स के पास पैसे होते हैं कि 2 का खरीदे। पर अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो आई वुड से आप एडुटैप पर जाइए। आई थिंक थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो तो आप फॉर अप्रिशिएटिंग द वर्क दैट वी हैव डन। नहीं सर, मेरी सक्सेस सर आपकी वजह से है। मैं
But I think Himanshu has made a very important point here for the students is guys, I'm not publicizing कि हम आप सिर्फ हमारा सीजिए, but मैं एक चीज समझा कि you should stick to one thing. जिन्होंने बोला है कि आप एक जगह पे पहले कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, because there is a descriptive answer writing paper also, exactly, which I think generally वहाँ आप पे नहीं लिख concept सकते हो। building- जो मैंने बात करी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, मतलब I'll be really honest, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर ये मेरा एक वो है, क्या कहते हैं जिसको कहते हैं कंक्लूजन और एक्सपीरियंस 2 अटेम्प्ट्स का, कि और हो सकता है दूसरे बंदे का कुछ और हो, किसी के लिए हो सकता है वर्क करे, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर इंसान अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो मेरा था मैं वो शेयर करना चाहूंगा कि अगर मैं एडुटैप से शुरुआत ना करता और दूसरों का मटेरियल उठाता अपने स्क्रैच से शुरू करने में, तो मैं मेंस का आंसर नहीं लिख पाता और इस बार भी रह जाता। तो वो आप देख, मतलब आपको कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा सर जी। तब आपको नहीं पता है, जब वहां पर मेंस में शुरू होता है ना और आपको कीबोर्ड की आवाज आती है और आपको वर्ड्स कंप्लीट करने हैं और आपको आंसर लिखना है, अगर आप सोच में पड़ जाते हैं तो फिर तो मामला छूट ही जाता है सर बीच में। आपको तो उधर परफेक्ट होके जाना है, बिल्कुल लिख के आना है और खुश होके घर आके सोना है। जी। जैसे बिल्कुल हिमांशु आपने अभी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग और कंसेप्ट क्लैरिटी की बात जी की, सर। सो डू यू फील देयर आर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स आल्सो जिसमें ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है? देयर आर सम टॉपिक्स जो कि काफी, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है जी सर, एंड जी सर, एग्रीकल्चरल जी सर। इकोनॉमिक्स यू वर मेंशनिंग कि मैंने पढ़ा हुआ है, जी तो सर। कैसे देयर इज अ थिंग कि हाउ यू मेक रिलेशन कि सारे टॉपिक्स तो आपने नहीं होंगे, कुछ टॉपिक्स तो आपको इकोनॉमिक्स से भी हेल्प हुई होगी जो एग्रीकल्चर में होंगे। सर इसमें जैसा जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स एग्रीकल्चर में होंगे, जी रिलेट करते हैं कुछ टॉपिक। रिलेट करते हैं सर इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें थोड़ी दिक्कत बनती है, मतलब जो कुछ चैप्टर्स है आपके जो जनरल हो जाते हैं, जैसे सोइल, हम 8वीं 9वीं में अपनी सोइल पढ़ते हैं, हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, पर कुछ चीज़ें हो जाती हैं जैसे आपके कुछ फर्टिलाइजर्स के ऊपर चैप्टर है, या फिर एक चैप्टर जो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो हो जाता है आपका फिशरीज वाला, मतलब उसके लाइक जो सी लेवल में ऊपर नीचे कौन सी फिश है, कार्प्स के नाम है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। पर मैं वही कहूंगा कि जब आप कर ही रहे ना रोज, मतलब आप 2 दिन एक चैप्टर को दे रहे हैं, 15-16 चैप्टर है जिसमें अब हाँ टू बी ऑनेस्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं कि कौन से है कि जो आपको छोड़ने की जरूरत है, पर आप जब पढ़ाई कर रहे हैं ना आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपको कौन से छोड़ देने हैं। जी आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे किसमें से नहीं आता है, बिल्कुल बिल्कुल। पर आप 2 दिन एक चैप्टर को दे रहे हैं तो वो काफी है, हो जाएगा, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से उठाइए। मतलब कल तक आपने ना बीटेक करी हो और आज आप शुरू कर रहे हैं, आज आप बैठ रहे हैं कि भाई आज मैं नाबार्ड की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, और आपका मन है सर, ये बिल्कुल जरूरी है, मतलब ये प्रीरिक्विजिट है, मन और विल। ये अगर आप नॉन एग्री बैकग्राउंड से है और आप कहते हैं ये हो जाएगा यार, फिर तो थोड़ा मुश्किल है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। पर अगर आपका मन है, विल है कि करना है भाई ये जॉब चाहिए, तो आपके लिए 2 दिन सफिशिएंट है एक चैप्टर के लिए। ठीक है। जी सो सर। बट एक ना मेरा हिमांशु आपसे क्वेश्चन था, एवरीथिंग दैट यू हैव मेंशन्ड इज वेरी राइट, बिकॉज़ इस साल नाबार्ड में ऑब्जेक्टिव में देयर वर 2 क्वेश्चंस व्हिच वर रियली डिफिकल्ट। आई थिंक हैंडलिंग पे क्वेश्चन जी सर, जी सर। केज वाला क्वेश्चन आया था जो कि आया बहुत था। डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सो व्हाट वाज योर पॉइंट, बिकॉज़ आपने सारा कंसेप्ट बिल्ड किया, यू हैव रेड द थिंग, बिल्कुल, बिल्कुल। देन आल्सो मेनी नॉन एग्री बैकग्राउंड्स ऑलवेज फील कि ये एग्रीकल्चर वाले को आता होगा और ये क्वेश्चन इसलिए डाला है। सो व्हाट वाज योर पॉइंट ऑफ थॉट जब आपने वो क्वेश्चन देखे इन द एग्जामिनेशन? जी सर इसमें मतलब पहली बात तो जब एमसीक्यू आता है 50 नंबर का, तो मतलब आप घबराइए नहीं। अगर बच्चे पिछले प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है जी कि भाई ये तो कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये तो भाई एग्री वालों को ही पता होंगे। पहली बात तो वो एग्री वालों को भी नहीं पता होंगे। मतलब आप मुझे एक बात बताइए सर, मैं आपको एक बुक दे रहा हूँ पूरी पढ़ने के लिए 500 पेज की, मैं आपसे पूछता हूँ फिर सर बताइए कि 453वें पेज पर 8वीं लाइन में क्या लिखा है? तो सर वो तो अब विवेकानंद तो थे, एक ही थे, और अब हमारे बीच में नहीं है जी, और हम विवेकानंद है नहीं, और मुझे नहीं लगता बन भी सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 50 नंबर में कि जो किसी को नहीं आते होंगे, एग्री से पढ़ा हो, नॉन एग्री वाला हो, किसी को नहीं आते होंगे। बिल्कुल। पर जब आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी ना तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। मतलब जैसे इस बार एक क्वेश्चन था हैन वाला, एक क्वेश्चन था कि पिग का फैरोइंग टाइम वाला, और 1-2 क्वेश्चन और, मतलब काफी अटपटे क्वेश्चंस थे। कुछ आसान भी थे कि स्ट्रॉबेरी का वो बता दीजिए, मतलब काफी आसान क्वेश्चन की साइंटिफिक नेम बता दीजिए। बिल्कुल। तो पर जो ये पिग वाला क्वेश्चन है, ये वाला है, तो इसमें ना मतलब हमारे पास जितने भी मटेरियल हैं, जो बुक्स अवेलेबल हैं, आप कितना पढ़ लीजिए एडुटैप, मतलब उसमें तो फिर वो होता है ना जब आप एग्जाम देकर आ जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि भाई इधर भी खोलो इधर भी खोलो, कहाँ था। तो वो 2-3 क्वेश्चन जो सर बात कर रहे हैं वो कहीं भी नहीं थे। जी। मतलब मेरे पास 4 बुक्स हैं एग्रीकल्चर की सर। मतलब मेरा ऐसा था कि
थोड़ा वक्त है तो मैं सब खरीद लाता हाँ, हाँ। हूँ, जितने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे सब करूंगा, जितना भी बिल्कुल। मैं एक्सरसाइज करने का मतलब अपने आप को प्रोफिशिएंट बनाना है। तो वो कहीं नहीं मिला। मतलब जो उससे रिलेटेड मिला कि इतना मिला कि किसी का जो जेस्टेशन पीरियड होता है हाँ। कि वो कितना होता है 150 दिन, जी, जी, 148 दिन। तो फिर दिक्कत वहां आती है, जैसे सर ने कहा कि वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो पहली बात तो 50 में से 50 एम नहीं करोगे, क्योंकि इस बार ऐसे आरबीआई का पेपर आया था, जी, उसमें ईएसआई पार्ट आया था, तो वो काफी ज्यादा ऐसा था, डिवास्टेटिंग हो गया था बच्चों के बिल्कुल। लिए। पर वही वाली चीज हो जाती है, जब वो डिवास्टेटिंग है तो वो टॉपर के लिए भी डिवास्टेटिंग है, और जो सबसे कम स्कोर कर रहा है उसके लिए। टॉपर के लिए फायदा ये है कि टॉपर ने दूसरी चीजें प्रिपेयर करी हैं, अब आपने उसके ऊपर थे तो आप ज्यादा खत्म हो गए। तो ये वाली चीज, आप 50 में से 50 नंबर एम नहीं कीजिए, आप एम कीजिए सिलेबस को, आप एम कीजिए अपने कंसेप्ट को। अब जैसे वो पिग वाला क्वेश्चन था तो उसमें कंसेप्ट बिल्डिंग इस तरह से हो रखी थी, या फिर जो हैन का केज वाला था कि अंदाजा था कि उसमें गाय का इतना होता है, मतलब काऊ का इतना होता है, बफलो का इतना होता है, क्योंकि जो नोट्स पढ़े हैं उसमें हैन का नहीं था जी। और डॉग का, गोट का कितना होता है, या फिर जो एग लेइंग टाइम होता है वो कितना होता है, तो उससे थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि भाई डॉग का इतना साइज होता है तो उसके लिए इतना है, और आपका क्या कहते हैं बुल का इतना साइज है तो बिल्कुल, इतना है, बिल्कुल। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई है नहीं इतना तो आपका कितना। और फिर वही कि जब उनका वो फैरोइंग टाइम होता है हाँ। तो उसका थोड़ा सा ऐसा था कि मैंने कहीं सुन रखा था घर में या कहाँ से, या फिर कुछ ऐसा भी था कि देखा था कि इसी टाइम होता है रात के टाइम में, तो कुछ आप थोड़ा बहुत आपको स्मार्ट गेसिंग भी करनी पड़ेगी। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही हैज मेड इज के स्मार्टनेस, आप कितने स्मार्ट हो और कितने एक्टिव हो। वी ऑलवेज से कि यार आप लोगों को ना हर चीज रटनी नहीं है, स्मार्ट वर्क बिल्कुल, वहां पे बहुत हेल्प exactly, करता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली जो मतलब उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि सर मुझे वो क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता था, बट मैंने काफी चीजें पढ़ी हुई थी, बिल्कुल, मैंने उस बिल्कुल। चीज को यहाँ पे रिलेट कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो आपने नॉन एग्री बैकग्राउंड वालों को सब खुश कर दिया कि हो जाएगा भाई, कोई चक्कर नहीं है। मैं होता तो आपने तो बोला कि 1 महीने में हो जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर टॉपिक्स। जी जैसे सर, यू आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, जी सर। एंड इफ आई टॉक अबाउट नाबार्ड एग्जामिनेशन, दे आर नॉट आस्किंग टिपिकल इकोनॉमिक्स। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लेशन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट एग्जामिनेशन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। So what was your approach towards this examination? And you have mentioned about SEBI also कि आपने SEBI भी किया था। तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा, क्योंकि आप उन एग्जाम में भी गए थे, तो what was the thing that you said कि यार सबको इंटरमिक्स करके this thing helped me in the second attempt? जी सर इसमें जो कह सकते हैं इकोनॉमिक्स वाली चीज, जो कोर इकोनॉमिक्स होता है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो होता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होता है, पब्लिक इकोनॉमिक्स होता है। तो दिस इज इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट NABARD एंड RBI आस्क इज इकोनॉमी। तो बेसिकली दिस इज यूपीएससी ऑप्शनल पेपर 2 इकोनॉमिक्स का, और आपका GS3 वाला पेपर, वो वाला सिलेबस इको का, और ये सेम है। बहुत जनरल लेवल पे पूछ, जनरल लेवल पूछेंगे आपसे, मतलब आपको कोई जरूरत नहीं है आपने यूजी पीजी की। मतलब अगर मैं 3 महीने कह रहा हूँ, मतलब मैं 1 महीना एग्रीकल्चर के लिए कह रहा हूँ, तो उसी तरह से 1 महीना इकोनॉमी के लिए सफिशिएंट है, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज के लिए। क्योंकि कुछ गिने चुने टॉपिक्स है, विमेन का टॉपिक है, आपका नॉर्मल इकोनॉमी का पीडीएस का टॉपिक है, लेबर का टॉपिक है, इंडस्ट्री का टॉपिक है। तो ये जनरल टॉपिक्स हैं जिसमें मतलब अगर आप, वही वाली चीज़ है ना सर, जब आप ऐसे तो कि मतलब मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं करना चाहता, कोई इन्फीरियर नहीं है, सब अपने हिसाब से अपनी क्षमता के हिसाब से फॉर्म्स फिल करते हैं, कई चाहे ग्रेड डी से लेकर ग्रेड ए का हो। पर जब आप अपने आप को इतना सक्षम समझते हैं कि आप ग्रेड ए का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको रेडी होना पड़ेगा चैलेंजेस के लिए। क्योंकि मान लीजिए आप छोड़ देते हैं, आपकी जब जॉब लगती है चैलेंजेस तो आएंगे सर। तो अगर आप आज ही हट जाएंगे तो आगे का क्या, मतलब मान लीजिए गिर पड़ के आप बन भी गए कैसे न कैसे, तो कैसे, खैर नहीं बनता कोई, कहने वाली बात है, पर आप आगे कैसे, तो ये आपको चैलेंज तो देखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा आएगा, पर ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कोर इको पढ़नी है, आपको माल्थस पढ़ना है, आपको रॉबिन्सन की थ्योरीज पढ़नी है, आपको शम्पेटिरियन थ्योरीज पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना, जनरल इकोनॉमी पढ़नी है। इसमें मैं एक सजेशन दूंगा, एक बुक आती है उमा कपिला, इंडियन इकोनॉमी। तो वो कुछ 500 पेजेस की बुक है, पर एक काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके साथ साथ मतलब इसमें थोड़ा सा सर आ जाएगा कि जो आपका इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पार्ट है सर, इसका स्टैटिक का कोई रोल नहीं है आपके प्रीलिम्स में। काफी करंट अफेयर डोमिनेटेड, सिर्फ मतलब मैं तो सर, मेरा गलत भी हो सकता हूँ, नहीं कहूँगा सर, पर आपका 80% आपका जो करंट होता है उसी से आपका प्री आता है इकोनॉमिक सोशल इश्यूज का। पर जो आपका मेंस है उसमें आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, तभी आप वो आंसर्स लिख पाएंगे, क्वालिटी आंसर्स इन लिमिटेड टाइम। तो उसमें आप ये बुक पढ़िए उमा कपिला वाली, मतलब ये मैंने पढ़ा था, मतलब यहाँ पर मैंने नहीं उठाया एडुटैप का क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, मैंने उमा कपिला पढ़ा, मैंने मृणाल सर के हैंडआउट्स पढ़े, मतलब मेरा काफी
वास्ट चीज है कि एक बार मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, पर आपको कुछ चीजें देखनी है। आपको लाइक वो होते हैं ना कि पूरा का पूरा गुलदस्ता है, आपको उसमें से कौन से रोजेज हैं बिल्कुल वो उठाने हैं। जी जी। तो मेरा जो चीज थी, मैंने हुमा कपिला पढ़ी, खैर पहले पढ़ भी रखी थी एक बार, मैंने हुमा कपिला पढ़ी, मैंने मुन्नल सर के हैंडआउट्स सिलेक्टिवली पढ़े, मतलब कुछ एग्रीकल्चर वाला पार्ट वहां से पढ़ा, क्योंकि जो इकोनॉमी आती है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी काफी उसके ऊपर क्या कहते हैं बायस्ड होता है थोड़ा सा, कि आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं आपके इकोनॉमी के भी। पर जो मटेरियल है एडुटैप का, वो मैंने पढ़ा था सेबी के वक्त में, क्योंकि उसका आपका एमसीक्यू बेस्ड था, तो मुझे उसमें स्टैटिक प्रिपेयर करना था इकोनॉमी का और इकोनॉमिक्स का, तो वहां पर मैंने एडुटैप का मटेरियल पढ़ा था। तो आपको देखना है कि आपको एग्जाम के हिसाब से मटेरियल पढ़ना है और उसी तरह से आगे बढ़ना है। तो सर ये था मेरा इको का जो हिसाब चीज। Himanshu, as you are mentioning कि 80% paper, we always say कि NABARD is not pure economics, it is more inclined towards current affairs related to the syllabus of examination. So what was your strategy with respect to current affairs? Because यहाँ पे काफी चीजें हैं, आपको schemes पढ़नी है, आपको reports पढ़ने हैं, you have to read current affairs which are related to your syllabus. बिल्कुल सर, बिल्कुल। और other important thing is if I talk about it's, जब मुझे लगता है जहाँ पे जो बहुत बच्चे आई थिंक एग्री भी करेंगे और ये बहुत बच्चों का डाउट भी होगा, स्कीम्स। जी सर। इट्स नॉट जस्ट फॉर फेज 1, वो फेज 2 में भी बहुत बड़ा फेज 2 में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जी। और इस बार तो इवन डिस्क्रिप्टिव आंसर हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द स्कीम्स इन द NABARD एग्जाम। दो क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? जी सर इसमें अब जैसे मैंने पहले कहा है कि मुझे ज्यादा पढ़ने की आदत है, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे आप उतना आप रिटेन कर पाओगे, मतलब आप उसको ज्यादा पढ़ने में रिवाइज करना भी इंक्लूड करा जाएगा, क्योंकि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप भूल जाएंगे, आज पढ़े हैं सर की वीडियो देख के मजा आ गया, ये भी पता है मुझे, ये भी पता है, 2 दिन बाद में सो के उठ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये आपको तो बार पढ़ना पड़ेगा। जो मेरी इसमें यहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा कि मुझे जो मैं करता था वो ये था कि मैं करंट अफेयर्स क्लाउड करके है जो ऐप है या वेबसाइट है, मैं उनका PDF पढ़ता था। ओके। और उसके बाद जो मेरा रिवीजन होता था वो गुरकीरत सर का होता था, कि आप, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगता है, मतलब एक बंदा होता है जिसको चाहिए होता है कि सामने वाला पढ़ाए, एक होता है सेल्फ स्टडी करने वाला, तो मुझे सेल्फ स्टडी करके पसंद आता है समझ पहले। जी। तो मैंने खुद से PDF पढ़ लिया, उसके बाद मैंने वीडियो चलाई 2x पर। सर कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन ये मैंने कहा आता है लगाते चले जाओ। तो और वो भी मल्टीपल टाइम्स, मतलब मैंने आपकी जो वीडियोस होंगी आई वुड से कि एक ही एग्जाम में कम से कम एक वीडियो 3 बार देखी होगी सर, और वो जरूरी भी है, क्योंकि आपका जब आ रहा है ना वहाँ पे और आपको टिक मारना है, जरा मरा सा इधर हुआ, मतलब आपने 308 पढ़ा था और 305 भी ऑप्शन में, तो गए नंबर, और बिल्कुल 1 नंबर से तो सिलेक्शन रह जाता है सर। तो आपको रिवाइज करना है, और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी करंट अफेयर्स की। अब इसके बाद बात करते हैं जो आपका ESI का करंट आता है या ARD का करंट आता है, तो इसमें इंपॉर्टेंस आ जाती है सर PIB की। जी, मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब अगर आप पूछेंगे मुझसे ये वाला सवाल कि जो है कि जो आपको चीज़ करनी ही करनी है, किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं है, क्योंकि एग्जाम का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच आपको चाहिए, आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी लैग किया, मतलब ये आप रख लेते हैं 4 पिलर्स है, इसमें अगर आप एक पर भी लैग करते हैं तो यू आर आउट। तो आपको होलिस्टिक करना है कि आपको चारों को इक्वल अटेंशन देनी है, तो इसमें PIB का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो इसमें एडुटैप का आता है, मंथली आता है जी। पर मेरा मानना सर ये है, मतलब बहुत बेहतरीन आता है। मतलब आपने, जैसे मैंने वो वाली चीज़ थी, मेरे कुछ दोस्तों ने RBI दिया था, तो जैसे मैंने वीडियो में पहले कहा कि काफ़ी डिवास्टेटिंग ESI वाला ऑब्जेक्टिव आया था कि सब लोग हिलकर रह गए थे, क्योंकि RBI में फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, सेकंड ऑब्जेक्टिव वो स्टैटिक होता है जी, पर RBI में ESI पार्ट होता है, उसमें 50 नंबर का MCQ। तो बच्चे ऐसे थे कि भाई 20 नंबर भी मुश्किल आ पा रहे हैं 50 में से। तो उसकी वजह ये थी कि बच्चे PIB पर लैग करते हैं, कि जब आप PIB की साइट खोलकर देखते हैं तो रोज 50 न्यूज होती हैं। तो एक तरफ तो मैंने कह दिया कि भाई 100 पन्ने आपको ARD के पढ़ने हैं, और जैसे आप सुबह फिर PIB खोलते हैं तो भाई ऐसा हो जाता है कि भाई बंद ही कर देते हैं। फिल्टरेशन करना बहुत बड़ा हो जाता है। 50 आपके, मतलब आपके 50 न्यूज हैं, 50 पेजेस हो गए, तो आपको देखना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, पर वो आपको करना पड़ेगा, दैट इज मस्ट। मतलब एक चीज है कि जो एडुटैप ने बनाया है अपना वो PDF कुछ 300 पेजेस का होता है, पूरे महीने का फिल्टर्ड होता है। पर मेरा ये मानना है सर इसमें, मतलब अगर किसी का है कि किसी में क्षमता है, किसी में कैपेसिटी है, किसी की स्ट्रेटेजी आपकी इस तरह की है कि आप भाई सर का PDF, सर की वीडियो देखकर उसको रिटेन कर पाएंगे, तो ठीक है भाई, गो फॉर एडुटैप का PDF। जी, पर मेरा नहीं है ऐसा।
मैंने करी कोशिश, मैंने आपके पीडीएफ से नोट्स बनाए, बहुत बेहतरीन बन रहे थे, पर रिटेंशन नहीं हो पा रहा था, तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत थी। तो मैंने क्या किया भाई, मेरे पास जो आखिरी चारा था, मैंने पीआईबी को ही उठा लिया। मैंने कहा मैं रोज करूंगा और तभी हो पाएगा जी। तो एक साइट है क्विज़ेस करके, जिस पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं। तो उस पर मैं डेली पीआईबी का बनाता था। जब आप डेली पीआईबी करते हैं तो आपको पता होता है करंट में क्या है, कौन सी मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, और जब आप पीआईबी रोज करते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपकी मिनिस्ट्रीज लिस्टेड होती हैं, उनकी न्यूज लिस्टेड होती हैं। तो पहले शुरुआत में आपका 1-1.5 घंटा लगेगा, धीरे धीरे वो 1 घंटे पर आ जाएगा। किसी दिन न्यूज़ कम हो तो वो 40 मिनट पर भी आ सकता है, पर आप एक बार उसका बनाइए, शाम को रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप इस कैपेसिटी में होते हैं कि जो आप एडुटैब का पीडीएफ उठाएंगे उसमें आपको पता होगा कि आपने पहले से करा हुआ है, तो वो आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। मतलब आप रोज खुद पीआईबी कीजिए और आप एडुटैब से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपने खुद कर लिया तब भी आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अधूरी रहेगी, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। जब आपके फैक्ट्स आ जाते हैं तो आपको रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा। तो उसमें मेरा यही कहना है कि आप रोज पीआईबी कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, एवर नोट पर बनाइए, नोट पैड पर बनाइए, क्विज़ेस पर बनाइए, पर आप उसको रिवाइज जरूर कीजिए, अपने नोट्स को कीजिए। फिर आप सेम चीज को, क्योंकि अब जैसे एक क्वेश्चन था सर रायसीना डायलॉग वाला आरबीआई में, बिल्कुल एक क्वेश्चन था, एक जो अभी ईसीटीए चल रहा है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक क्वेश्चन उस पर था। तो ये 2 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें लगभग 10 मार्क्स का आरबीआई में आया था। तो ये दे रखा था सर ने, ये सर के वीडियो में भी था, क्योंकि मेरा तो सब के आरबीआई तो नहीं है, पर वो वाली चीज आपको देखना है कि आपको मटेरियल सॉर्ट आउट करना है कि भाई कहाँ से आपको क्वालिटी मिल रही है। तो एक बार देखो भाई सवाल क्या आया है, फिर आप पीडीएफ उठा, फिर आप वीडियो उठा कि कहाँ मिला, किसने इतनी डिटेल देखी, किसने इसको इंपॉर्टेंट समझा। तो मिला, आपके वीडियोस में मिला, आपके पीडीएफ में मिला, उसमें डिटेल्स लिखी थी कि आपका इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है कुछ 10-12 लाइंस का, और उस पर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके 10 नंबर अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, जिसमें बच्चों के पसीने 20 नंबर लाने में पसीने छूट रहे हैं, आप एक क्वेश्चन में 10 नंबर स्कोर कर रहे हैं, तो यू आर बेटर देन दूसरे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया। तो पीआईबी में आप ये कीजिए। पीआईबी अगर आपको ठीक लगता है, अगर आप रिटेंशन अच्छी है, आप नोट्स बना पाते हैं, तो एडुटैब का पीडीएफ उठा लीजिए, नोट्स बनाइए, जी हो जाएगा, तब भी होएगा। पर अगर रिटेंशन अच्छी नहीं है तो आप खुद पीआईबी कीजिए, तब रिवाइज कीजिए यहाँ से। जी सर। तो एक चीज मैं बता दूं कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ही इज सेइंग कि पीआईबी भी पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है तो गो विद पीआईबी आल्सो, ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स आई मस्ट से। ऐसे आपने पीआईबी का जिक्र किया, तो पीआईबी में ना एक बहुत बड़ा फियर होता है, एक तो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूज, दूसरा होता है सर कौन सी स्कीम पढूं। जी सर। बिकॉज पीआईबी में जब सेशन चलता है बहुत स्कीम्स आती हैं, भर भर के स्कीम्स आती हैं, और ये एक सबसे बड़ा फियर हो जाता है कि क्योंकि स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट वाज योर अप्रोच? जैसे आपने खुद भी नोट्स बनाए, तो स्कीम्स के लिए आपका प्राइम अप्रोच क्या था कि यार ये कर लेता हूं तो इससे मुझे स्कीम्स की कोई टेंशन नहीं है? जी सर इसमें मेरा स्कीम्स का अप्रोच पहले से सेट था। मतलब लास्ट ईयर ही हो गया था जब मैंने मैराथन सेशंस लिए थे, और इसका मतलब ये इसका किसी और कोचिंग को, किसी और बुक को या किसी भी इंटरनेट सोर्स को क्रेडिट नहीं जाएगा, इसका मेरा सारा क्रेडिट जाएगा एडुटैब के स्कीम्स टैब को, और ये पेड नहीं है। मतलब क्योंकि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है, आई एम थैंकफुल टू यू पीपल। तो जो इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आपकी करीब 600 स्कीम्स बैठ जाती हैं सर, जो मोटी हैं, जो इन द न्यूज़ है पिछले 1 साल से, पर जिसमें से कुछ 80-90 इंपॉर्टेंट है जो आपके 3-4 महीने में न्यूज़ में रहती हैं। तो मेरा ग्रुप था 7-8 बच्चों का, जिसमें से हम रोज प्रिपेयर करते थे, रोज सुबह। अब भाई वही बात होती है कि मेहनत कर रहे हैं सर, सुबह उठ जाते थे लेबरर की तरह कि भाई चलो काम पे, सुबह उठ रहे हैं, शाम को 8-9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, फिर सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। पर उसमें हमारा एजेंडा रोज यही होता था, करीब रोज का 2 घंटे का, कि उठो भाई आज। ये तो एक बार हमने शुरुआत में जब वक्त था मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, तब हमारा था कि भाई उठो और मेंस स्कीम डॉक्यूमेंट उठाओ, क्योंकि पहली अप्रोच तो थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। तो उसमें कुछ वो आपकी 300 स्कीम्स है, तो भाई रोज 30 स्कीम उठाते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, फिर इनका अपने आप आपस में रिवाइज करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे। तो वो किया हमने सर। उसमें करीब अब समय कम होता है तो हम 300 तक नहीं पहुंच पाए, पर 250 तक हम पहुंच गए थे, पर वो भी मोर देन एनफ था। बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पहुंचना है 300 तक ना, 300 में याद रहने वाली थी, वो हमें भी पता था, पर हमारी वो है ना कि भाई 1 नंबर से इस बार रहना जाए, तो ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं। पर जैसे जैसे समय पास आने लगा, आपके पास कम टाइम क्रंच है, आपको आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है आपको, तो फिर हमने टोटली वी रिलाइड ऑन स्कीम टाइप्स कि भाई जितना हमने रिवाइज कर लिया, जितना हमें आ गया बहुत बढ़िया, अब पिछले 5 महीने का स्कीम टाइप्स उठाओ,
स्कीम टैप उठाओ और एक दिन का स्कीम टैप मतलब 1 महीने का स्कीम टैप 1 दिन में करो। कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, मतलब कुछ 50-60 पेजेस का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपकी स्कीम्स कुछ रिपीट भी हो जाती हैं क्योंकि वो पिछले महीने भी आई है, वो अगले महीने भी आएंगी, तो वो इस डॉक्यूमेंट में भी है। तो आपने मई का पढ़ा, स्कीम अच्छे से पढ़ ली, अगले महीने वो फिर से आ गई, आपकी फिर से रिवाइज हो गई, कुछ नया ऐड हुआ तो सर ऐड कर देते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है, मतलब बिल्कुल आपका तुरंत अपडेट कर देते हैं। और इस बार तो शायद मेरे पास PDF ही थे, कोर्स नहीं था, जिसमें मुझे एक चीज में कमी महसूस हो रही थी कि भाई रह ना जाए। उसकी वजह थी कि सर लेकर आए हैं एक वो कुछ MCQ होता है, मतलब स्कीम टाइप का डॉक्यूमेंट खोलते हैं, बिल्कुल उसके अंदर उस पर आप क्लिक करते हैं तो MCQs पे ले जाता है, वो आपको MCQ पर ले जाता है। अब मेरे पास तो कोर्स था नहीं तो मैं टैप तो करता था पर वहां पहुंचता नहीं था, तो खैर मुझे वही पढ़ना था, तो मैंने तो खैर उसी से करा। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और इनफैक्ट अगर कोशिश कीजिए लेने की, क्योंकि मतलब वही वाली चीज है कि आप इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बंदे का वो हो जाता है कि भाई पैसे लगे हैं, अब तो इस बिल भी है, सारी चीज है, पर जब पैसे वाली चीज आती है ना तो आदमी थोड़ा सा 2 कदम फालतू चलने की कोशिश करता है कि तो आप उसको भी करेंगे। तो स्कीम्स मतलब मेरा कहना, मतलब मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, बात खिंच रही है, स्कीम्स करनी है, कहीं नहीं जाओ, कहीं भी नहीं जाओ, आप PIB पर भी मत जाओ, एडुटैप का स्कीम टैप्स उठाओ, करो, रिवाइज करो जितनी बार धड़ल्ले से होता है, और ज्यादा नहीं। आपका प्रीलिम्स से 4 महीने पहले का उठा लीजिए, काफी है, और मेंस में 2 महीने रहते तो 6 महीने मेंस में आपको स्कीम टैप्स चाहिए, वो कर लीजिए, काफी है। आपका स्कीम्स कहीं नहीं जा रहा, आपके स्कीम्स कहीं नहीं जा रहे, तो आपके 50 में से 20 नंबर डन है। मतलब मुझे इस बार जो मेंस था हमारा नाबार्ड का, तो इसमें 2 क्वेश्चन स्कीम्स रिलेटेड थे, बिल्कुल, तो जिसका स्कीम्स पक्का नहीं था तो उसके मेरे ख्याल से 15 नंबर, मतलब वो शायद ऑप्शन में था सर। एक आई थिंक मत्स्य संपदा योजना वाला, मत्स्य संपदा योजना और एनआरएलएम वाला, तो आपके 15 नंबर या 10 नंबर जितने का भी क्वेश्चन था, जो आपका करीब मेरे ख्याल से वही 20 से 30% एग्जाम पानी में था कि अगर आपको स्कीम्स पक्की नहीं है तो भाई, अगर आपने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करी है, मतलब आपका इको में बैकग्राउंड है, तो भाई आप PDS जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, एग्री में बैकग्राउंड है पहले से, तो आप बेहतरीन आंसर एग्री में लिख लेते हैं, पर आपकी स्कीम्स कच्ची रह गई। आपने सोचा था भाई MCQ देख लेंगे, पर आपको नहीं आती स्कीम, तो एक ही क्वेश्चन ले डूबेगा सर। तो इसीलिए स्कीम्स करनी है तो एडुटैप पर जाइए। और इसके साथ साथ बजट डॉक्यूमेंट, आपका इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट, आपकी जो रिपोर्ट्स वो भी हैं सर, मेरे वो PDF जो आप लोग बनाते हैं, रिपोर्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो प्री में काफी पूछता है, मेंस में भी पूछ लेता है। तो आपके रिपोर्ट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो अलग सर्वेज आते हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, और इसके साथ साथ जो नेशनल इंडेक्स होते हैं, मतलब दीज पीपल आर रियली एक्टिव कि भाई तुरंत अपडेट करते हैं, मतलब नया आया, शाम को देखा, गुरुकीरत सर मिल जाएंगे अपने उसके साथ नया वीडियो बना के कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है, आज हैप्पीनेस इंडेक्स, क्योंकि इसमें से 10 नंबर का लगभग इंडेक्स और इकोनॉमिक सर्वे बजट से आ जाता है 50 में से, तो दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आप खुद से करेंगे ना कुछ चीजें, जैसे मैंने आपको कहा PIB आप खुद से कीजिए, तो वो अच्छी चीज है। पर अगर आप जिस बजट आप डॉक्यूमेंट उठा लेंगे, वहां से खुद करने की कोशिश करेंगे, या आप कोई SRS रिपोर्ट या NFHS की रिपोर्ट खुद करना शुरू करेंगे, तो आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि आपको वही स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड करते रहेंगे तो लग जाएगा, 2 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो ये रिपोर्ट्स, स्कीम्स और आपका क्या कहते हैं बजट, इकोनॉमिक सर्वे और एक आधा डॉक्यूमेंट मैं भूल रहा हूँ, मतलब जो आपका ये पैकेज आता है उसमें होता है। तो ये चीज आप इनसे उठाइए, करिए, सिर्फ उसे करिए, दैट इज इट, हो जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन आपका नहीं रह सकता है। इस बार NFHS में से काफी क्वेश्चंस थे प्री में, बच्चों के रह गए। क्यों रह गए सर? क्योंकि हो सकता है किसी ने खुद से करने की कोशिश करी हो सकता है किसी ने छोड़ ही दिया हो कि भाई नया सर्वे है, पुराना सर्वे है, क्या है। पर जो कोर्स में अपडेट करते हैं, दीज पीपल आर इनटू इट। आप 2 महीने कर रहे हैं, आप 1 साल कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं 3 साल से, आपसे मुझसे ज्यादा नॉलेज लेके बैठे हैं यहाँ पे, तो दैट इज इट। बट यार आई एम रियली थैंकफुल टू यू, जितना आपने बता दिया। ठीक है, तो बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बार बार मेरा नाम ले रहे हैं, तो इट्स नॉट कि मैंने इनको कुछ ऐसा बोला है, ठीक है, इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मुझे एक चीज बहुत आपसे, जो आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग है, कि इफ यू आर स्टिक टू अ कोर्स, अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया, यू शुड स्टिक टू दैट थिंग, एटलीस्ट हैव अ बिलीव ऑन दैट थिंग जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज अगर मुझे जो लगता है कि मैं आपसे भी जाना चाहूंगा, बहुत बच्चों को डाउट होता है मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करना, कि स्टार्ट इससे किया, चलो ये बड़ा है डॉक्यूमेंट, ये छोटा है, तो चलो ये वाला पढ़ लेते हैं। तो
ये चीज तो कभी आपके माइंड में भी आई होगी कि यार बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ा है, है तो सर। इसको कैसे आपने हैंडल किया? और सर ये एक बार नहीं आती है, ये तो आपके प्रिपरेशन या आप प्री कर लिया, आपने मेंस चल रहा है तब भी आ जाती है। जी। क्योंकि एग्जाम अनसर्टेन है, एग्जाम में भाई बंदे बैठे हैं, आईआईटी किए हुए बंदे बैठे हैं। मतलब मैं तो कहता हूँ मेरा बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, बंदों ने आईआईटी की हुई है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, उसने पीएचडी की हुई, मतलब ही इज परसुइंग पीएचडी इन ज्योग्राफी। और वो एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है यूपीएससी का, वो वहाँ पर पैनल में बैठता है, वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाता है और मॉक्स लेता है वो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके। तो भाई एक पर्सन, ही इज 29 ईयर्स ओल्ड, तो वो एक वो पर्सन है। एक मैं हूँ भाई, मैं तो वैसा है लाइक माय बेबी हु हैज जस्ट स्टार्टेड। तो आगे तो भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं जो भाई यूपीएससी वालों के इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसने एमटेक कर ली है, जिसने आईआईएम से आ गए हैं बंदे की, और जो ऑलरेडी वर्किंग है, मतलब 15-18 लाख का पैकेज ऑलरेडी उठा रहे हैं। तो एक तरफ वो हो गए, एक तरफ मैं हो गया। तो मुझे उनसे कम्पीट करना है। तो कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है, एक एक नंबर पे मतलब 30-30 बच्चे आ जाते हैं। तो आपको एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और ये आप घबराइएगा नहीं, मतलब जब आप पेपर पढ़ेंगे ना, मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, या तो मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब अगर हम बात करें शांत होकर पढ़ने की, तो आपको 6 से 7 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट। कि भाई जैसे होता है ना कि बंदा बैठता है, यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करी है, अब मैं पॉलिटी करूँगा, इसके बाद मैं ज्योग्राफी करूँगा, धीरे धीरे बंदा आगे बढ़ता है। तो अगर आप उस तरह से करें तो आपके 6-8 महीने 9 महीने लग सकते हैं। पर जब आपके अंदर वो आग डेवलप हो रही है ना कि मुझे करना है और मैं करूँगा, और मेरा खाना पीना सोना रहना केवल नबार्ड के लिए, या मेरा खाना पीना सोना आरबीआई के लिए है, तो आपके लिए 1 महीने वाली स्ट्रेटेजी बड़े आराम से पॉसिबल है। तो इसी में जो अब कदम डगमगाने वाली, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा बोल जाता हूँ, सर का क्वेश्चन पीछे छूट जाता है, आई एम रियली सॉरी सर। तो जो कदम डगमगाने वाली बात है, एक कोर्स से स्टिक करने की बात है, तो इसमें इंपॉर्टेंस आपकी स्ट्रेटेजी की है। तो जैसे मैं ऐसे रखना चाहूँगा सर कि जो आपकी प्री के लिए है, तो प्री के लिए जो मैंने करा था और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो प्रीलिम्स में आता है आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज और जीए, प्लस में ईएसआई और एआरडी। तो जो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, मतलब मेरा थोड़ा क्वांट में हाथ कच्चा रहता है बिल्कुल, मतलब ऑनेस्ट रहने वाली बात है। तो उसमें मतलब पर ये एग्जाम ऐसा है कि आपको इसमें टॉप नहीं करना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, क्वालिफाइंग और है। वैसे ही क्यूआरई नॉन मेरिट हो गया ना, नॉन मेरिट, इसीलिए आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको थोड़ा सा एक अपर हैंड दे देता है। दूसरा जो मेरा था कि जितना भी अवेलेबल मेरे पास वीडी सर की वीडियोस थी, वीडी सर मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं एडुटैप पर। जी। तो इसमें अब मेरे पास तो पीडीएफ्स हैं, अब पीडीएफ में वीडी सर तो आएंगे नहीं मैथ्स पढ़ाने, तो इसमें मेरे पास जो सोर्स था वो था यूट्यूब। जी। पिछले साल मतलब 2019, 20, 21 जितनी वीडी सर की वीडियोस थी, मतलब क्या पढ़ाते हैं, मतलब हो सकता है किसी का कुछ और ओपिनियन हो किसी का, ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि आई वॉज एबल टू स्कोर रियली वेल क्वांट में, रीजनिंग में, वीडी सर के। मेरे पास रोज ऑल्टरनेटिव पर मैं रख लेता था कि आज मैं एक सेशन देख लूंगा सर का, मैं कर लूंगा, मतलब आज मैं क्वांट का एक चैप्टर कर लेता हूँ, आज धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब अगर आप क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हर ऑल्टरनेट डे पर जब आपने तैयारी शुरू कर दी, और ये अफेक्टिव, ये आपका टाइम है, प्रॉपर टाइम है और क्रिटिकल टाइम भी है अपनी तैयारी शुरू करने का, जैसे नबार्ड आया है। अगर ऐसे नहीं है कि अब आप इससे 1 महीने बाद करें, जैसे मेरा इंटरव्यू आ रहा है तो अगर आपको करनी है तो आप कर दीजिए। तो आप ऑल्टरनेट डे पर वीडी सर की वीडियो देखिए, कोर्स लीजिए, मतलब उससे तो बेहतर हो नहीं सकता। अगर आप कोर्स ले रहे हैं उसमें तो आपके पास वो पूरे के पूरे अवेलेबल है, वो लाइव सेशन भी कराते हैं तो आपको वो भी देंगे, मेरे पास वो नहीं था जी। तो पर फ्री वीडियोस भी आपने बहुत डाली हैं, तो आप उठाइए, जितने भी पुरानी है रोज एक चैप्टर उठाइए। इंग्लिश में नरवीर सर क्या बेहतरीन इंग्लिश करवाते हैं सर, मतलब होता है बच्चों का, मतलब जी। मेरा फियर निकल गया, मेरा क्वांट रीजनिंग का फियर निकाल दिया वीडी सर ने, मेरा इंग्लिश का फियर निकाल दिया नरवीर सर ने। अब इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग, मतलब आपको इतना ही करने की जरूरत है, हर ऑल्टरनेट डे 1 घंटा क्वांट को दीजिए। 1 घंटा, आज आपने क्वांट कर लिया एक चैप्टर, परसों आप रीजनिंग का एक चैप्टर कर लो, और साथ में आधा घंटा उसी दिन आप इंग्लिश को दे दो, काफी है, हो जाएगा। मतलब किसी का क्वांट रीजनिंग कच्चा हो तो भाई आप लोगों को कह रहा हूं मैं कि हो जाएगा, इतना काफी है। 3 महीने आप एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो, इतना हो जाएगा, काफी है। इसके बाद हम आते हैं डिसीजन मेकिंग पर, ये काफी खतरनाक हो जाता है सर, क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट है। हाँ। और पिछली बार इंट्रोड्यूस किया था मेरे ख्याल से, जी 21 में इंट्रोड्यूस किया था, तो और काफी खतरनाक हो गया था। 10 नंबर में शायद 1.5 या 2 नंबर पर कट ऑफ लगी थी। तो इसमें ये चीज हो जाती है कि कैसे करें, मतलब बच्चा घबरा जाता है, मतलब जब एग्री पर पाँव डगमगाते हैं ना, ऐसे डिसीजन मेकिंग पर डगमगाते हैं। और इसमें मैं क्रिटिकल होना चाहूँगा, इसमें मैं आपको वार्न करना चाहूँगा। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है,
वो MBBS है फ्रॉम केरला। लाइक क्या उनकी बेहतरीन आंसर राइटिंग है, क्या उनकी स्कीम्स प्रिपेयर्ड थी, क्या उनकी मेहनत है, मतलब लगी हुई है वो पर्सन। पर जो उनको रह गया, उनका प्रीलिम्स रह गया, किस वजह से रह गया? डिसीजन मेकिंग की वजह से रह गया। तो आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब एडोटैप का PDF है 30, 35, 40 पेज का, या किसी और का भी, इसमें मैं कहूँगा सर बिल्कुल किसी और का भी, बिल्कुल आपको PDF करना है, बाय हार्ट करना है, कर लीजिए, समझ लीजिए कंसेप्ट। आपको 3 नंबर आंसर का 3 नंबर चाहिए 10 में से, हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। इसके बाद जनरल अवेयरनेस का मैंने बता दिया कि जनरल अवेयरनेस आप अफेयर्स क्लाउड वाली चीज़ कही है, उसके साथ साथ आप सर अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ जो GA पार्ट, हाँ मैंने PIB के लिए कहा था, पर इसका जो GA पार्ट है आप खाली एडोटैप से कर लीजिए, आपको अफेयर्स क्लाउड की भी जरूरत नहीं है। PIB के लिए आपको मैं कहूँगा कि PIB फिर भी आप खुद कीजिए अगर आप कर सकते हैं और करना चाहते हैं, पर एडोटैप का जो उसमें आता है, जो इनका PDF आता है करंट वाला करंट टैग करके जो PDF आता है, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है GA का, एक होता है ESI का, और एक होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का। तो इस पेपर के लिए, NABARD के लिए आपको फाइनेंस मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो 2 पार्ट करने होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो GA पार्ट आप खाली कर लीजिए, करंट अफेयर क्लाउड या कहीं और न जाइए, सर का वीडियो कीजिए, GA उसमें से पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ नहीं, कहीं और मत जाइए, खुद भी मत कीजिए इसको, तो आप सिर्फ PDF पढ़िए GA के लिए, पर PIB आपको खुद करना पड़ेगा ESI के लिए। अब बात करते हैं ESI की, तो ESI में हमने बात कर लिया ऑलरेडी कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है, आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट करना है। जो आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट और रिपोर्ट्स हैं वो भी मैं कहूँगा एडोटैप से कीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी आप एडोटैप से कीजिए, PIB आप खुद से कीजिए। अब आ जाते हैं ARD पर। ARD में आपको जो मोस्टली होता है आपका 90% या 85% स्टैटिक रहता है। तो हमने बात करी ली थी, जो आपने 1 महीना दिया है ना सर, वो सफिशिएंट आपका ARD हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 5-4 नंबर का रहेगा तो उसको भूल जाओ, मतलब आपको प्री क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है। बिल्कुल, मेंस में वक्त मिलेगा, दोबारा रिवाइज कर लेना, बढ़िया कंसेप्ट हो जाएगा। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आपने डिस्कस किया हिमांशु, मैं चाहता हूँ आपने बहुत अच्छा एम्फोसिस किया है कि हमें प्री क्लियर करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें इस पे टॉप नहीं करना है, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि यार 40 क्वेश्चंस आए थे, 33 ठीक हुए हैं, तो 7 गलत कैसे हो गए। जी सर, जी तो ये कईयों के माइंड में होता है। ये बहुत सही पॉइंट आपने दे दिया कि we should focus on this thing, के बस इसको क्लियर करना है। बिल्कुल सर। So you discuss the strategy of your prelims also। आपने phase 2 के बारे में बताया कि सर मैंने आंसर सेट किए। अब मेन पॉइंट आता है इंटरव्यू, बिकॉज यू आर फ्रॉम नॉन एग्री बैकग्राउंड, और एक बहुत कॉमन चीज होती है कि आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, तो इंटरव्यूअर ने आपको किस तरह के सवाल पूछे, कि एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें पूछी या फिर सिर्फ आपको आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे? जी सर, तो सर इसमें ना मतलब मैंने इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब फिर मैं आई एम रियली सॉरी, पर मैं थोड़ा सा एक बिल्ड करना चाहूँगा फाउंडेशन। बिल्कुल। तो जो आपकी मेंस या इंटरव्यू की प्रिपरेशन है या प्री की प्रिपरेशन है, ये आपका एग्जाम ना, जिस वक्त आप नोटिफिकेशन आपको पता है 3 महीने बाद आने वाला है, उस वक्त से आप रिजर्व्ड है NABARD के लिए, तो आप प्री का पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पर जब आप प्री का पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपको हो गए 15-20 दिन पढ़ते हुए, तो उस वक्त से ही आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है, नो मैटर आपका प्री क्लियर होने वाला है नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप मेंस के बाद आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो आप रह जाएंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, मतलब कोई भाई आप बहुत ही अच्छे हैं, 30 मार्क का हैं, तो आपका हो जाएगा। पर मैं अपने आप को एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से समझता हूँ, इतना नहीं समझता कि भाई मैं बहुत बेहतरीन मेरे आंसर राइटिंग स्किल्स हैं, ठीक है लिख पाता हूँ, अच्छी बात है, पर डेवलप करने की नीड होती है उनको, और आप छोड़ देते हैं तो खराब भी हो जाता है, वो बात नहीं रहती आपके आंसर्स में। तो जब आप प्री शुरू कर रहे हैं, तो 10-15 दिन जब आपको लगे कि भैया थोड़ा सा मैंने कर लिया, 10-20% कोर्स कर लिया है, तो आपको बढ़ना है। रोज एक आंसर आपको आंसर राइटिंग का लिखना है, हर ऑल्टरनेट डे आपको एक ऐसे लिखना है। मतलब अगर आप एग्जाम तक, मेंस तक भी 30 ऐसे लिख लेते हैं तो बहुत है। लेटर है, नरवीर सर बताते हैं, या और भी 1-2 कोचिंग वाले हैं, लेटर का आपको सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, वो आप किसी का भी देख लीजिए। अलवे अगेन ऑनेस्ट, क्या बात आ गई वहीं, जो चीज़ आपको दूसरी जगह से मिलेगी मैं कहूँगा कहीं से भी देख लो, उसके लिए वो आपके ऊपर है। तो लेटर आसान चीज़ है, आपको ज़्यादा नहीं, आपने 5 लेटर लिख लिए बहुत हैं, हर फॉर्मेट का 1 लेटर लिख लो, हो जाएगा। उसके बाद प्रेसी आती है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रेसी में प्रैक्टिस नहीं करते तो आप नहीं उन 500 या 400 वर्ड्स को 100 वर्ड्स में लिख पाएंगे। तो पहले या जब आप प्री कर रहे हैं तो आप साथ में तैयारी कीजिए, मेंस की कम कर लीजिए, ऑल्टरनेट डे पर कर लीजिए, पर रोज़ या हर दूसरे दिन आंसर लिखिए। जब मेंस देकर आ गए 2 दिन छुट्टी कीजिए, सो जाइए अच्छे से, परेशान नहीं होइए। अगर आपको लगता है भाई, एक स्टेज होती है सर जिसमें होता है कि होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा, एक होता है भाई पता नहीं होएगा, तो उसमें तो आप फिर अगले की तैयारी कीजिए।
पर जब आप उसमें है ना, एक तो है कि आपको पता है कि हो जाएगा, जी। और जब आप ये ना कि होएगा कि नहीं होएगा, तो फिर आपको इंतजार नहीं करना है, आपको 2 दिन छुट्टी लेनी है, आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है, आपको रोज आंसर राइटिंग करनी है, रोज गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है, रोज टू बी प्रिसाइज, रोज आपको पीआईबी करना है, वो नहीं छोड़ना। प्री से 4 महीने पहले का पीआईबी और आने वाले 2 महीनों का पीआईबी पूरा कर लेंगे, 6 महीने का 7 महीने का पीआईबी नहीं रुकेगा आपका पेपर, और ये मैं गारंटी देता हूँ। अब बात कर लेते हैं ऐसे ही इंटरव्यू की। जब आप मेंस देकर आए तो काफ़ी जो प्री से अनसर्टेनिटी होती है प्री में, वो अनसर्टेनिटी काफ़ी डिग्रीज बढ़ जाती है आपके मेंस में, मेंस देने के बाद कि क्योंकि आपको वहाँ तो पता है कि भाई दे दिया मैंने, एमसीक्यू में तो कर लोगे आप, जितना भी कर लोगे आपको पता है, पर आपने इंग्लिश में कितने नंबर देगा आपको एग्जामिनर, आपको डिस्क्रिप्टिव में कितने वो नहीं पता है। तो एक तो होता है कि आपने बहुत अच्छा लिख दिया, पर सर मैं कहूँगा इस बार मेरा अच्छा हुआ था, काफ़ी मतलब मुझे फील हुआ था, अंदर से आ जाता कि हो जाएगा, पर उसके बाद ये भी था कि भाई क्या पता ना हो, क्या इधर उधर ग्रामेटिकल एरर कर दी हो। तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, उसमें मतलब सॉरी मेंस में आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप ग्रामरली पर उसको चेक कीजिए। तो उसके बाद जब आप अपना मेंस देकर आ गए हैं, फिर 2 दिन की छुट्टी लीजिए, 3 दिन की लीजिए, रेस्ट कीजिए और अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसमें आपको बता देंगे, रितिका मैम की वीडियोस पढ़िए, आपको क्या पढ़ना है, अंशित सर की भी शायद वीडियो हो जाएगी, आपको इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं बताता कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है। 2-4 चीज़ें हैं, नाबार्ड की वेबसाइट है, करंट अफेयर्स है, आपका जो पुराना एजुकेशनल मतलब पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो है। अब बात आती है, मैंने तैयारी शुरू करी जब मैंने मेंस कर दिया सर, 4 दिन बाद मैंने रेस्ट लिया, मैंने तैयारी शुरू कर दी, पर इसमें फिर कदम डगमगाए कि भाई अब मैंने इको में यूजी करी है, पीजी करी है, ये मतलब इसको मैं आप सुनिएगा सर कि इकोनॉमिक्स में यूजी करी है, पीजी करी है, तो यहाँ घबराहट ऐसी बन गई कि वहाँ जो बैठे हैं वहाँ पर पैनल में आर गांधी सर थे फ्रॉम आरबीआई सीनियर पोस्ट, शायद डेप्यूटी गवर्नर थे वो, सुरेखा मैम थे, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई, तो टॉप नॉच इकोनॉमिस्ट। तो मैंने कहा भाई ये तो गलत लोगों से पंगा होने जा रहा है, 2 मैंने यूजी पीजी करी है, पर मैं तो फिर भी ऐसे कि मेरा ज्ञान तो समुद्र में लोटे के बराबर है और वो पूरा समुद्र है, तो भाई क्या ही। तो काफ़ी उसमें घबराहट बनती है, और ना जो आपको इंटरव्यू में नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो घबराहट ही है, और वही मुझे हो रही थी। तो फिर एडुटैप के मेरे पास कॉल आया, मॉक इंटरव्यूज़ थे, तो मैंने बुक किया एडुटैप का मॉक इंटरव्यू। तो पैनल में राम बादयाल सर और एस राजा सर थे। तो ये मतलब अगले साल आप प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, आपका नंबर आए, होपफुली आपका सभी का आए, आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले, तो आपको पता चलेगा कि पैनल में कौन से लोग हैं। तो जो दोनों पैनलिस्ट थे, तो सर मैंने अपना अच्छा मेरा मॉक गया, उन्होंने काफ़ी मेरी कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। लाइक एस राजा सर काफ़ी हम्बल हैं, और बादयाल सर ऑल्सो, उन्होंने बताया कि कौन से करंट है, और इस तरह से कि जैसे मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है, तो क्या मुझे मतलब आपका वो भी तो हो जाता है कि वहाँ इकोनॉमिक्स बैठे हैं, क्या सर भाई मुझे डर इस बात का हो रहा है कि मैं क्या अपनी एचएल ऊर्जा खोल लूँ, माइक्रो पढ़ देता हूँ, सेल्वाटोर पढ़ के इंटरनेशनल पढ़ देता हूँ, कि वहाँ तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था जी कि इकोनॉमिक्स का कोर क्या होता है, माइक्रो मैक्रो क्या होता है, पर इधर तो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, भाई उनका मन कर गया पूछने का, चलिए शम्पीटियर की थ्योरी बताइए। अब मैंने तो फिर घबराहट इसी बात की क्या मैं इसको खोलूँ। तो दीज पीपल, दीज पैनलिस्ट रियली हेल्प मी कि नहीं बेटा आपको ये नहीं करने की ज़रूरत है, वो आपका 20-25-30 मिनट का इंटरव्यू होने वाला है, और वो कोर इकोनॉमिक्स नहीं पूछेंगे, वो आपसे इकोनॉमी ही पूछेंगे। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, कि जैसे अभी हमारा इश्यूज चल रहे हैं कि रुपी डेप्रिशिएटिंग है, हमारा ECTA है, G20 की प्रेसिडेंसी है, G20 के हमें क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, तो मेरा इंटरव्यू किस तरफ डायरेक्टेड होगा। तो एक जो राइट एडवाइस होती है ना सर, वो मतलब आप यहाँ से सीधा जा रहे हैं और इधर टर्न है, सिर्फ यहाँ एडवाइस की जरूरत थी, आपको नहीं पता आगे किधर जाना है। एक बंदे ने कह दिया राइट से ले जाइए, जाना आपको लेफ्ट था, बर्बाद हो गए बिल्कुल। तो और इंटरव्यू में तो वो वाली चीज़ होती है, आपने मॉक आपने अच्छे से दे लिया है अपना मेंस, फिर भी आपको लगभग 40 नंबर की ज़रूरत होती है इंटरव्यू में, तो आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। तो इसी में मैं कहूँगा कि एस राजा सर का और राम बादयाल सर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, जो पैनलिस्ट थे मेरे एडुटैप के मॉक के, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट किया उन्होंने मेरा। जहाँ मेरे लीकेजेस थे वो भी पिन पॉइंट करे कि ये करने की ज़रूरत है, ये नहीं करने की ज़रूरत है। और एक जो माहौल मिलता है ना, मतलब एक तो इन लोगों ने मतलब मेरे पास कोर्स नहीं था, साथ में इन्होंने फ्री में मॉक प्रोवाइड करवाया, मतलब कुछ मतलब 1-2 इंस्टीट्यूट्स थे वो पैसे भी ले रहे थे कि चार्जेबल था। तो भाई होता है भाई स्टूडेंट्स के पास पॉकेट मनी होती है, नहीं होता कि भैया मैंने कोर्स भी खरीद लिया, वो भी अब मैं मॉक भी कहाँ से खरीदूं। तो एक का होता है फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मैं मॉक नहीं खरीद पा रहा, पर ये लोग फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इतने टॉप नॉच फैकल्टी, मतलब इतने एक्सपीरियंस लोग, लाइक एक्सपीरियंस चेहरा बता देता है, आपकी नॉलेज आपका चेहरा बता देता है, आपके कितने क्वालिफाइड, आप कितना जानते हो।
तो उनसे मिलने का, इतने हम्बल लोगों से मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, और इट रियली हेल्प मी। मतलब जब मैं वहाँ अपने एक्चुअल इंटरव्यू में गया, इस बार नाबार्ड ने काफ़ी, मतलब ये मैं रखना चाहूँगा कि पिछले साल इंटरव्यू हुए थे 25-30 मिनट के, 20 से 30 मिनट वाज द एवरेज। इस बार नाबार्ड का एवरेज वाज 10 से 14 मिनट। अच्छा, 10 से 14 मिनट के इंटरव्यूज हुए, और 10 से 14 मिनट का इंटरव्यू ऐसा होता है, और जब आपके सामने 3 इतनी, मतलब अभी जो आर गांधी सर है वो येस बैंक के चेयरमैन है, तो जब इतनी बड़ी फैकल्टी, इतने बड़े लोग आपके सामने बैठे हैं और आप बिल्कुल ही मतलब 20, 22, 24 साल के बच्चे हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं, तो पहले तो आपकी थरथराहट ही हो जाती है। जो कदम डगमगा रहे थे एग्री में, जो कदम स्कीम्स में डगमगा रहे थे, वो इंटरव्यू रूम में जाके डगमगा जाते हैं। तो अगर पर वहाँ डगमगाने नहीं है, तो वही कि जो मुझे हेल्प मिली थी राजा सर से, राम बादियाल सर से, इट हेल्प मी। मैं गया, मैं बैठा पैनल के सामने, थोड़ी घबराहट हुई, मतलब मैं ये भी कहूँगा कि 5-7 मिनट का इंटरव्यू चला गया, तब तक पता नहीं चला हुआ क्या। अच्छा गया, आई कुड आंसर, पर आपको इतने होश आते हैं ना कि हो क्या रहा है, क्योंकि जब अंदर जाते हैं, कुछ ऐसे, इस बार 2 साल से वीसी से ले रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नाबार्ड इंटरव्यू ले रहा है। पैनल मुंबई में बैठता है हेडक्वार्टर्स में, और जो आर होते हैं रीजनल ऑफिसेस, वहाँ पर बच्चे जाते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं। मतलब मैं रेस्पेक्टिव दिल्ली के आर में गया था, अपना इंटरव्यू दिया, कोई पुणे से है वो पुणे जाएगा, पर वो जो पैनल बैठा है वो वहीं पर बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। मतलब थोड़ी घबराहट बन जाती है कि आप अचानक से जाओ, और जो 3 लोग एकदम से बैठे हैं और वीसी में बैठे हैं, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है आपको, क्योंकि अगर सामने आपको प्रेजेंट मिल जाए, गुरुकीरत सर मेरे सामने बैठे हैं, तो ये फिर भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, रेदर देन कि पैनल मेरे सामने सीधा स्क्रीन पर बैठा है। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती है, पर वही कि जो मुझे गाइडेंस मिली, इट रियली हेल्प मी टू एस द एग्जाम। तो अगेन थैंक यू सर, एंड थैंक्स एडुटैफ। we are really glad to help you. तो this was from my side, but एक last चीज जो मैं आपसे चाहता हूँ, that you should guide the aspirants के what are the things that they must do जी सर, and what are the things that they must avoid, जी because सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर। तो ये बेसिकली सर ने सवाल पूछ ही लिया, मतलब ये एक समरी हो जाएगी पूरे इस इंटरव्यू की। तो जो 3 थिंग्स यू मस्ट डू इज, डू नॉट फॉरगेट PIB एवर। ना तो उसको लाइटली लेना है, ना आपको ऐसे होना है कि भाई छोड़ दो, क्योंकि आपका PIB पर सिलेक्शन PIB पर बेस्ड है। दूसरा, आंसर राइटिंग इज मस्ट। आप सोचें कि हो जाएगा, मेंस के बाद कर लेंगे, हम तो आता है यार, थोड़े से आंसर्स लिखने हैं, क्या दिक्कत है, ये है वो है, आपका आधा नंबर भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो प्रीलिम्स से ही आपसे पॉसिबल हो, प्रीलिम्स के पहले से ही जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, और आपका कंसेप्ट ऐसे नहीं कि भैया पहले दिन से आता जाता कुछ है नहीं, ना ये सही पता है ना ये आईडी पता है, और जब मैं तो आंसर लिखने बैठ गया ना नेट पे से देख के। चैट जीपीटी भी चल रहा है, तो चैट जीपीटी बहुत अच्छा आंसर लिखता है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। 15 दिन रुकिए, 20 दिन रुकिए, थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए, 4 टॉपिक पढ़ लिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। जब पहले तो आप सबसे पहला काम जो कीजिए वो आप सिलेबस प्रिंट कीजिए नाबार्ड का, बोल्ड में, कंजूसी नहीं करनी, 3-4 पेज में मोटा मोटा, ताकि आपको पता चले कि कौन से इंपॉर्टेंट वो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। हर एक सब टॉपिक पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कीजिए। मतलब वुमेन का टॉपिक है, PDS का टॉपिक है, एग्रीकल्चर लेबर का टॉपिक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का टॉपिक है, या इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टॉपिक है, या जो आपकी BPL कमिटीज आई हैं उनका टॉपिक है। हर टॉपिक पर एक आंसर लिखिए। एडुटैप ने हर टॉपिक पर 4-5 क्वेश्चन बताएं, हर टॉपिक पर, और उसके सब टॉपिक पर कुछ 5-7 क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक में से, जो मोटे मोटे आ सकते हैं, बाकी उसके अराउंड ही घूमेगा। अब ऐसे नहीं कह सकते, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई उसमें सब है, कि कल को कोई मुझे कहने कि भाई हिमांशु ने कहा था ऐसा था, इनको भी नहीं पता है भाई अब एग्जामिनर कल क्या दे दे। पर अगर आप इसको होलिस्टिकली करते हैं, वर्शिप की तरह करते हैं, और आपका विल है, तो आप 80-90% कर लेंगे खाली मॉडल से ही, ये मैं कहना चाहूंगा सर। और दूसरी चीज, 2 चीजें हो गई कि आपको जो करना है, PIB और स्कीम्स। और तीसरा इज रिविजन इज द की। जब तक आपका रिवीजन नहीं है, आपका कुछ नहीं। आप मेंस के आंसर लिख लोगे, पर आप MCQ में कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपका रिवीजन नहीं है। तो रिवाइज, मतलब जितनी बार आपसे हो सके, वही बात है सर। जब आप वक्त से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आप ज्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे। वक्त से प्रिपरेशन शुरू करेंगे, बेटर कंसेप्ट बिल्डिंग कर पाएंगे। वक्त से रिवाइज करेंगे तो मैराथन सेशन में वहां खड़े होकर आंसर दे पाएंगे, फिर गुरुकीरत सर गिफ्ट भी देते हैं। तो ये वाली चीज। और जो चीजें आपको नहीं करनी है, तो सर इसमें पहली चीज मैं कहूँगा कि पहले तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो आपको पहले तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। मेरी वीडियो मत देखिए कि कह दिया बंदा ठीक लग रहा है, चलो इसकी मान के कर लेते हैं। लाइफ आपकी है, सिलेक्शन आपका है। 4 एडुटैप ने और वीडियोस बनाई होंगी, उनकी देखिए,
पिछले साल वालों की देखिए, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए, दूसरे की स्ट्रेटेजी नहीं कॉपी कीजिए। तो ये एक दूसरी पहली चीज़ है। और जो आपको दूसरा नहीं करना है वो ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट, हाँ वो वाली चीज़, वर्ड्स वाली चीज़ सर, वर्ड्स वाली कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है कि आपको 400 वर्ड्स लिखने हैं। वहाँ पे काफ़ी टाइम क्रंच हो जाता है कि आपको 600 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं और 400 वर्ड के लिखने हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको कीबोर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, जिनकी टाइपिंग अच्छी है। मतलब मैंने शुरू करी थी, मैंने 1 महीना कोचिंग भी करी टाइपिंग सीखने का कि सीखते हैं, पर जब टू बी ऑनेस्ट जब मैंने आंसर्स लिखने शुरू करे, मेरा दिमाग सुन हो गया कि इधर मैं तो उंगलियां चला रहा हूँ या मैं आंसर लिख पा रहा हूँ, उंगलियां चला रहा हूँ। तो एंड में मेरा वही था कि मैंने ऐसे ही टाइप किया, पर पॉइंट वो है कि मैंने अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग, अपनी प्रैक्टिस इतनी कर ली थी कि मेरा दिमाग चल रहा था, तो मुझे इससे दिक्कत नहीं थी, मैं इसी में अच्छे आंसर लिख पा रहा था। तो जो ये आपके 600 वर्ड वाले हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है वर्ड लिमिट से। आप 400 वर्ड लिखिए 600 वाले में, आप 400 वाले में 300 वर्ड लिखिए। क्वालिटी आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर देगा उसको। वो नहीं है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि 32 पेज दिए तो भर दिए तो पूरे नंबर, आधे छोड़ दिए तो। आप जितना क्वालिटी आंसर लिखेंगे आपको उतना अच्छा होएगा। और तीसरी चीज़, डू नॉट टेक एनी सेक्शन ऑफ द पार्ट लाइटली, मतलब ऑफ द सिलेबस लाइटली। ना तो आपको जीए पार्ट को लाइटली लेना है, आपको कंप्यूटर में बच्चे रह जाते हैं सर, प्रीलिम्स में कंप्यूटर होता है, उसमें भी बच्चे रहता है कंप्यूटर नॉलेज में, तो आपको कंप्यूटर लाइटली नहीं लेना है। आपको डिसीजन मेकिंग तो किसी सूरत में लाइटली नहीं लेना है, आपको क्यूआरए भी लाइटली नहीं लेना है, और मेंस में भी आपको ना एमसीक्यू लाइटली लेना है ना इंग्लिश लाइटली लेना है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने सेबी दिया था तो मेरे पास 40 दिन का वक्त था, मैंने बहुत पढ़ाई करी सर, मतलब इसमें कहूँगा नाबार्ड से ज़्यादा पढ़ाई करी, क्योंकि वक्त कम था। 16 घंटे पढ़ाई करी, आंखें काली करी, कुछ भी। पर वो था कि क्लियर करना है कि इंग्लिश तो मैंने अच्छा स्कोर करा था नाबार्ड में पिछली बार, और इस बार इंग्लिश तो मुझे आता है, मैं कर लूंगा बढ़िया। मेरा जो कॉमर्स अकाउंटेंसी कोस्टिंग वगैरह ये पार्ट हो जाए तो मैं कर लूंगा। तो मैंने एक भी दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करी। जो मुझे नुकसान हो गया वो इंग्लिश में हो गया सेबी के पेपर में। मेंस में वो तो मेरा खैर वो भी रहा, मतलब वो भी मैं सच ही कहूँगा कि मेरा मेंस का जो कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट्स रहा वो भी 2 नंबर से रहा, पर जहाँ मेरे नंबर कम रह गए, बिलो एवरेज रह गए, बल्कि वो इंग्लिश पार्ट था। क्यों था? क्योंकि मैंने एक दिन प्रैक्टिस नहीं करी। तो मैंने वहाँ ग्रामेटिकल एरर करी होंगी, मेरा थोड़ा फॉर्मेट गलत हो गया होगा, तो मेरा वो नहीं हुआ। तो आपको जो नहीं करना है वो ये है कि सिलेबस का कोई भी पार्ट लाइटली नहीं लेना है। तो जी सर, ये 3 चीज़ें जो थी करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आप सबको। सो थैंक्स अ लॉट हिमांशु फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, और आपने बहुत इलेबोरेटिवली हर चीज को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बिल्कुल सर। एंड कोई ऐसा चीज जो आप एंड मतलब जो है माइंड में कि कभी सर उसको भी ट्राई करना है सर इसको रहने देते हैं, बाकी बच्चे समझ गए होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है सर। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट बडी, जी, thank you, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। ओके जी।